हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि हमारे एस्टेट के सिलेबस के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जिसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में एक भी नंबर कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो हम सभी को जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे एस्टेट के पेपर में, जनरल पेपर में क्या क्या चीज़ें आती है। थोड़ा सा पहले मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा एस्टेट का सिलेबस है उसके अंदर हमारी आती है 30 नंबर की CDP, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। फिर आती है हमारी 15 नंबर की हिंदी। फिर 15 नंबर की हमारी आती है इंग्लिश। 15 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है। 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग, और 10 नंबर का हमारा आता है हरियाणा GK। क्या आता है? हरियाणा GK। तो इन सभी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक कवर करें जिससे हमारा एस्टेट क्वालिफाई हो जाए, तो वो सभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो आप ये नोट्स, अगर आपको ये चाहिए PDF, तो आप को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपने हैंडमेड भी नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं, CDP के अंदर क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखा है इंटेलिजेंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक ही बताऊंगी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर इंटेलिजेंस बोला है, तो आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, बीने ने क्या सिद्धांत दिया था, तो ये सब आपको देखना ही देखना है साथ में। कहीं आप बोलो कि आपने तो कहा था कि बुद्धि पढ़ना है और हमने सिद्धांत को नहीं पढ़ा। तो बुद्धि से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो कोई टेक्निक हो या फिर बुद्धि मापने का यंत्र वगैरह हो, वो सब आपको देखने हैं। बुद्धि का अगर नाम लिया है तो बुद्धि से रिलेटेड सभी चीज़ें करनी है। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन। फिर है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सोशलाइजेशन भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्या है? सोशलाइजेशन भी आपको कवर करना ही करना है। इसके बाद है आपको करना है लर्निंग का। आप फॉरगेटिंग और मेमोरी पर इतना फोकस चाहे ना भी कीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिल्कुल सामान्य से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और टीचिंग भी हमसे पूछी जाती है। टीचिंग के अंदर सभी चीज़ें आ जाती है, जैसे टीचिंग के नेचर हो गए, कि टीचिंग की प्रकृति अर्थात टीचिंग है क्या। तो यहाँ पर सिद्धांत भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो सभी पर। इसके बाद थ्योरीज, जो भी थ्योरी दी गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें 8 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। तो ये भी आप देख लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो लगभग जितनी भी थ्योरी है वो सभी आपको देखनी ही देखनी है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। फिर है असेसमेंट आपको करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लैंग्वेज से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादा ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन, भाषा से रिलेटेड ऐसा होता है कि हमें, जैसे हमारी हिंदी के अंदर अगर पेडागोजी पूछी जा रही है तो उसमें आपको लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन CDP में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर है जो टॉपिक हमारे रहते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, तो आपको करना है NCF 2005, NCF 2005, और NEP 2020। तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है। NCF भी करना है, और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी करनी है। इसके बाद है पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम उसके अंदर करते हैं, जैसे हम इंटेलिजेंस में करते हैं, इसी प्रकार से पर्सनैलिटी भी अपना एक अलग रोल प्ले करती है। आपको सभी करना है, चाहे वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई सिद्धांत हो या फिर कोई टेक्निक हो जिससे व्यक्तित्व का मापन किया जा सके। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। कौन कौन से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंटेलिजेंस करना है, मोटिवेशन करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, फिर लर्निंग और थ्योरी करनी है, फिर असेसमेंट आपको करना है। असेसमेंट के बाद आपको करना है NCF और NEP, और फिर करना आपको पर्सनैलिटी। ब्लूम टैक्सोनॉमी सभी को आती ही होगी, ये मैं मान करके चलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिएगा। लेकिन बाकी ज़्यादा स्टेट के अंदर मैंने इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं PYQ में। बाकी आप देख सकते हैं PYQ उठा करके, अगर आपको यकीन नहीं है तो। लेकिन पर्सनैलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है। और ये जो ग्रोथ लिखा है मैंने, ग्रोथ डेवलपमेंट, जब आप पढ़ोगे विकास, तो उसके अंदर ये आप पढ़ोगे तो आपको साथ में ही कवर कर लेना है। फिर आता है हमारा हिंदी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हिंदी के अंदर हमारे आते हैं सर्वप्रथम संज्ञा, जो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। सर्वनाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। वाक्य के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं, शुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। शब्द का कोई रोल नहीं है। समास हमें करने हैं, जो हर बार एग्जाम में आते हैं। विशेषण भी नहीं पूछा जाता। उपसर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्यय आता है, विलोम शब्द भी पूछा जाता है, और पर्यायवाची तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। और उसके बाद मुहावरा भी होता है, और लोकोक्ति भी, दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। संधि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन संधि से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। उच्चारण स्थान भी आपको करने हैं। क्रिया से रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कारक भी करना है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। शब्दकोश वगैरह, काल वगैरह नहीं पूछा जाता है। तो हिंदी में कौन कौन से करने हैं। हिंदी के अंदर करना है आपको संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, समास, विशेषण, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, संधि और क्रिया व कारक, ये सभी करने हैं। फिर आते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्स नाम की कोई चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी इंग्लिश में, जिन्होंने MA वगैरह कर रखी है, तो उनको तो कुछ टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को एक पहाड़ लेकर के चलता है, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ वो आप ज़रूर कवर करके जाएं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर क्या क्या करना है। आर्टिकल करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपको आर्टिकल के बाद मोडाल्स करना है। फिर आपको प्रीपोजिशन करनी है। प्रीपोजिशन के बाद आपको करनी है वर्ब। सिनोनियम आप रहने दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी कर सकता है तो वो सिनोनियम भी हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। वर्ब करनी है, सिनोनियम करनी है, और टेंस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर जगह देखने को मिलता है। और एक टॉपिक और आता है हमारा टेंस हो गया, सिनोनियम, एंटोनियम भी साथ में लिख लीजिए आप इसके, एंटोनियम भी हमारा आता है। फिर है सिनोनियम, एंटोनियम हो गई है। फ्रेजल वर्ब भी पूछी जाती है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। तो ये अगर आप कर सको तो कर लेना, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। तो आप अगर कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन एस्टेट वालों का कुछ नहीं पता होता, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप ना ही करें अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होती इंग्लिश के अंदर। और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर एक आती है हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या आती है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये आप सभी जानते हैं क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाना। तो ये वॉइस करनी है आपको। हर बार एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक आती है हमारी नरेशन।
क्या आती है, नरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से इंग्लिश में टॉपिक हो गए हमारे, इंग्लिश में हमें करने हैं आर्टिकल, मोडाल्स, प्रीपोजिशन और वर्ब, एंटोनियम, सिनोनियम, टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन। तो कम से कम 2 4 6 7 8 ये टॉपिक है। तो ये अगर कवर कर लेते हो तो आपके इंग्लिश में 15 में से 10 से 12 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि और कोई चीज़ों से एग्ज़ाम में, स्टेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। आप PYQ उठा करके देखिएगा, लगभग आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। चलिए, इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो रीजनिंग के अंदर करने हैं हमें ब्लड रिलेशन करना है, इसके बाद हमें करना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और सीटिंग अरेंजमेंट हमें करना है, नंबर सीरीज करनी है। तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं यहाँ पर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, रैंकिंग करनी है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोडिंग डिकोडिंग इतना नहीं पूछा जाता है, फिगर काउंटिंग नहीं पूछी जाती, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, तो ये आपको करना है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्ड फॉर्मेशन। तो आपका लगभग 6 से 7 ही टॉपिक होता है। आप साथ में कैलेंडर भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। लेकिन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो आपको 100% है कि पूछा ही पूछा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, तो ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं। 6 से 7 टॉपिक ही आपको रीजनिंग में बताए गए हैं। अगर आप यही नहीं कर सकते तो क्या ही कह सकते हैं। मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो मैथ के अंदर मैं खुद से ही लिख देती हूँ कौन कौन से आपको करने हैं। मैथ के अंदर सर्वप्रथम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, जो आपको 100% करने ही करने हैं। परसेंटेज के बाद एवरेज, परसेंटेज के बाद एवरेज पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा है लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जो विद्यार्थी इंग्लिश के हैं उनके लिए भी, कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार देखने को मिलता है। एवरेज का अर्थ है हिंदी वाले के लिए कि औसत होता है। क्या होता है? औसत। और परसेंटेज आप सभी जानते ही हैं, प्रतिशत बोला जाता है, प्रतिशत, परसेंटेज। फिर है हमारा 4th टॉपिक LCM और HCF। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लघुत्तम समावर्तक, और इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी, चलिए कोई बात नहीं। LCM और HCF भी आपको करना है। 4 हमारे टॉपिक हो चुके हैं। इसके बाद हमारा मैथ के अंदर और हमें क्या करना है, तो मैथ के अंदर हमें करना है सिंप्लीफिकेशन। हमें नहीं करना, नहीं पूछा जाता है। तो ये चारों टॉपिक आप लिख लीजिए, मैं आगे देखती हूँ। एवरेज हो गया, समय व काम, हाँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, और पाइप एंड क्रिस्टर्स, तो ये भी आपको करना ही करना है। इंटरेस्ट वाला मैंने बता ही दिया है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, तो उसके अंदर आप ये भी कर लीजिएगा। ब्याज वगैरह, जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और आपको एक टॉपिक और करना है, जो है रेशो। क्या है? रेशो, जिसको हम अनुपात या समानुपात बोलते हैं। तो लगभग आपके कितने टॉपिक हो गए हैं मैथ के अंदर? अगर मान के चलें तो मैथ के अंदर आपके टॉपिक हो गए हैं, एक हो गया है हमारा परसेंट, मैं ऐसे हिंट डाल रही हूँ। दूसरा हो गया है हमारा HCF LCM। तीसरा हो गया है हमारा टाइम एंड वर्क, और चौथा हो गया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की हिंदी है ये साधारण ब्याज। फिर 5वां है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। फिर है हमारा छठा, जो है इससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, वो हमें करना है रेशो करना है। 7वां हमें टॉपिक करना है टाइम एंड डिस्टेंस, अर्थात समय व दूरी।
और 8वां हमें करना है एवरेज। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सभी टॉपिक कर लेते हो तो आपके 15 में से 12 से 13 नंबर, मतलब 1 या 2 नंबर ही होंगे जो कहीं और से पूछे जाएंगे। इतने नंबर आप कवर कर लोगे। इसलिए जो टॉपिक बताए हैं आप लिख लीजिएगा साथ साथ। फिर आता है हमारा जनरल नॉलेज। जीके के अंदर हमें क्या क्या करना है। तो जीके के अंदर आपको करना है, मैं बताती हूँ आपको। इतिहास के अंदर आपको सबसे पहले हमारा हरियाणा परिचय है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इस सिलेबस को आप साइड में ही रख दीजिए एक बार के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बता देती हूँ मैं कि जीके में क्या क्या करना है। तो पहले अगर हम हिस्ट्री लेकर के चले तो हिस्ट्री में आपको वैदिक साहित्य का इतिहास करना है, वैदिक साहित्य का इतिहास। फिर हमें करना है गुप्त क्या करना है हमें, सॉरी, वर्धन वंश के बारे में। हिस्ट्री के अंदर वर्धन वंश, वर्धन वंश में कौन कौन आ जाते हैं, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन ही है, तो हर्षवर्धन वंश को आपको पढ़ना है। और फिर आता है हिस्ट्री के अंदर तीसरा टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो वगैरह है, तो हरियाणा की ही पढ़नी है आपको, ये इंडिया की नहीं पढ़नी है, ये याद रखिएगा। इंडिया से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ना है हरियाणा जीके के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को ही पढ़ना है। अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, ये सब चीज़ें हमें देखना है। हमें ये नहीं करना है कि हम इंडिया का देखें, क्योंकि इंडिया में बहुत जगह हो जाती है, हमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का देखना है। तो ये बिल्कुल छोटी सी जीके हो जाती है हिस्ट्री के अंदर, ये सब चीज़ें। ज्योग्राफी में क्या क्या करना है, तो ज्योग्राफी में मैं बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आपको करनी है नदियाँ, दूसरा खनिज पदार्थ आपको करने हैं, खनिज पदार्थ। तीसरा आपको करना है, नदियाँ हो गई, खनिज पदार्थ हो गया, और तीसरा आपको करना है बांध, जो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांध भी आपको करने ही करने हैं। चौथा आपको क्या करना है ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए हमें करनी है नदियाँ, झीलें करनी है, अभ्यारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में अभ्यारण्य देखने को मिलते ही मिलते हैं। और आपको करनी है संरक्षण केंद्र, जिसको हम प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं। बाकी खनिज करना है आपको, बस ये चीज़ें आपको करनी है और कुछ नहीं करना है। ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हो गए, नदियाँ हो गई, कौन से टॉपिक हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गया, अभ्यारण्य, संरक्षण केंद्र और खनिज। तो ये सब चीज़ें, मतलब टोटल कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ही टॉपिक आपके हुए हैं। फिर है राज्य व्यवस्था के अंदर, अर्थात पॉलिटी के अंदर क्या क्या करना है। तो पॉलिटी के अंदर आपको करना है, करंट के अंदर पॉलिटी करंट भी आपको पढ़नी है। तो करंट में आपको पढ़ना है जो विधानसभा अभी बनी है हमारी 15वीं विधानसभा, उसके बारे में आपको जानना है, 15वीं विधानसभा के बारे में। फिर आपको करना है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल इसके अंदर ही हो जाएगा। जो ये हम 15वीं विधानसभा पढ़ेंगे, इसके अंदर अब कौन कौन से नए मंत्री बने हैं हरियाणा के अंदर, तो ये सभी आपको पढ़ने हैं। भारत का नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। जीके के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ोगे हरियाणा की पढ़ोगे। तो हरियाणा में अभी चुनाव हुए थे, तो उसमें नए मंत्री बने हैं 13 से 14, उनको आपको पता होना चाहिए कि किस पोस्ट के ऊपर कौन से मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद है इसमें विधानसभा, हमें प्राचीन विधानसभा की शुरुआत वगैरह कब हुई है, कितनी सीटें हैं इसके अंदर, महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित है, अनुसूचित जातियों के लिए, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको पढ़ने हैं राज्यपाल, अभी तक हमारे कितने राज्यपाल बन चुके हैं और उनका कार्यकाल क्या है। फिर हमें पढ़ने हैं मुख्यमंत्री, क्या पढ़ने हैं, मुख्यमंत्री। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधानसभा पढ़नी है 15वीं, विधानसभा प्राचीन पढ़नी है कि इसके अंदर क्या क्या था, राज्यपाल पढ़ने हैं, मुख्यमंत्री पढ़ने हैं, और
मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, तो ये सभी चीज़ें आपको पॉलिटी के अंदर पढ़नी है। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और हिस्ट्री हो गई। अब क्या रहता है हमारा कला व संस्कृति। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है आपको साहित्य। साहित्य मतलब कौन से ग्रंथ किस कवि ने लिखा है। और आपको पढ़ना है खेल। खेल से रिलेटेड करंट भी पढ़ना है। जैसे अभी हुए थे पीछे क्या बोलेंगे उनको, अभी तो याद था, जो गेम हुए थे हमारे पेरिस में, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेल क्या थे, ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेल हुए थे। पैरा ओलंपिक जो पैराडाइज लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए, और ओलंपिक जो हम जैसे सही सलामत होते हैं उनके लिए। तो ये खेल होते हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो इसमें किसने कौन सा मेडल जीता है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो और कौन है, तो ये सभी जानकारी हमें करंट की पढ़नी है। खेल से रिलेटेड, प्राचीन खेल से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ करंट का ही पूछा जाएगा। फिर आपको करना है साहित्य और खेल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगी। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक में स्पेशली लिखा गया है, वो क्या है हमारी योजनाएं। और वो योजनाएं कौन कौन सी करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की योजनाएं करनी है। और योजनाएं कौन कौन सी करनी है, जो ज़्यादातर करंट में चल रही है वो ज़्यादा कर लेना आप। बाकी बहुत सारी योजनाएं हो जाती है हरियाणा की, लेकिन जो योजनाएं करंट में चल रही है वो ही आप ज़्यादा कीजिएगा। अगर ज़्यादा समय मिल जाता है तो आप सभी योजनाएं पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़नी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत का मैंने पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो TGT का हो या PGT का हो, संस्कृत का सिलेबस टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट करवा रखा है, PYQ भी करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।